नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं अपनी इस पॉलिटी सीरीज में ही, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, जरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स को क्लोजली फॉलो करते हो तो शीतकालीन जो सेशन है वो शुरू हो चुका है और पार्लियामेंट के इस सेशन में उम्मीद ऐसी है कि 36 नए बिल्स पास होंगे और उनमें से काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग जरा इसके प्रोसीजर के बारे में समझ लें और इसके बारे में ये भी जान लें कि इसकी जरूरत क्यों है, इसका पर्पस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, जितना हो सके दिल खोल के इसे लाइक आने पे पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए होने पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कुछ भी बदलाव करते हैं, अगर कोई से भी बदलाव, थोड़े से भी बदलाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो उनको हम अमेंडमेंट का नाम देते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कोई भी जो मूलभूत संविधान है, जो मूलभूत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें थोड़े से भी चेंजेस किए जाएं, कोई से भी चेंजेस किए जाएं, वो क्या कहलाएंगे? अमेंडमेंट कहलाएंगे। तो अमेंडमेंट हम लोग इसको कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो लोगों के एस्पिरेशंस का, लोगों के गोल्स का, लोगों के ड्रीम्स का एक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट के माध्यम से भारत के लोग भारत को एक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट और या फिर हम यूं कहें कि सेक्युलर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये लोगों के एस्पिरेशंस हैं और ये एस्पिरेशन स्टैटिक नहीं होते। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जैसे हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे, और जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद जो देश की स्थिति थी और जो लोगों की विचारधारा थी, उस समय 90% लोग जो थे वो गांव में रहते थे। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज रूरल ड्वेलिंग पॉपुलेशन, ये कहा जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उनकी सोच, उनकी विचार आज के लोगों के सपनों और विचारों से मेल जोल नहीं खाती है। सो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इस तरीके से समझे कि ये लोगों के एस्पिरेशंस का, लोगों के ड्रीम्स का एक डॉक्यूमेंट है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये ड्रीम्स चेंज होते हैं, स्टैटिक नहीं है। और इसीलिए उन्हीं चेंजिंग एस्पिरेशंस, उन्हीं चेंजिंग ड्रीम्स के अकॉर्डिंग जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कॉरेस्पॉन्डिंगली आते रहे, बदलाव देखे जाते रहे। और देखिए, सिस्टम में कोई भी चेंज लाना है, एनी पॉपुलर डिमांड फॉर द चेंज ऑफ सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रिसेंटली बात कर लें हम लोग, तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम, इन लोगों ने पिछले 1 साल से ज्यादा से ये लोग बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे। इन्होंने काफी प्रदर्शन किए, रोकथाम की एंड अपना अपोज दिखाया एग्रीकल्चरल फार्म लॉस के लिए, है ना। और इनकी बात आखिर मानी गई, बिकॉज डेमोक्रेसी में जनता की ही चलती है और इनकी बात मान के फार्म लॉस को रिपील कर लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पॉपुलर डिमांड है, मेजॉरिटी डिमांड है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर उस चीज की डिमांड कर रही है तो उसको रियलाइजेशन करना चाहिए, अगर वो वाजिब डिमांड है तो, है ना। एटलीस्ट चलिए आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में एक बार बहस जरूर होनी चाहिए, उसके बारे में सोच विचार जरूर होना चाहिए। सो उसके लिए भी अमेंडमेंट्स, और अगर उसको आपने रियलाइज कर लिया तो फिर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, पंडित नेहरू ने, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उनका यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी रिजिड नहीं है या नहीं होना चाहिए कि ये समय के अनुसार बदला ना जा सके। क्योंकि जैसे जैसे
राष्ट्र का विकास होगा, जैसे जैसे राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों के ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, लोगों की डिमांड्स चेंज होंगी, है ना। और वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपना प्रारूप बदलना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहने चाहिए। और अगर हम लोग बी आर अम्बेडकर साहब की बात करें, तो अम्बेडकर साहब जो कि हमारे संविधान के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, है ना, इन्होंने ही संविधान को लिखा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा, इनका कहना था कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरे लिखे गए संविधान से राजी हो, हर कोई सेटिस्फाइड हो मेरे इस संविधान से, हर कोई संतुष्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग असंतुष्ट हैं वो भी एक काम कर सकते हैं कि आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आइए, 2/3 मेजॉरिटी लाइए, 2/3 मेजॉरिटी दिखाइए और संविधान को संविधान में संशोधन कर लीजिए, संविधान में आप चेंज कर लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ले आइए, राइट। आप 2/3 मेजॉरिटी लाइए पार्लियामेंट में और संविधान में आप बदलाव चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी लाने वाले लोग होंगे, ये तो जनता ने चुन के भेजे। इसका मतलब है अगर ये 2/3 जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज जिन्हें कह रहे हैं हम, अगर ये 2/3 एमपीज किसी एक बात को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, किसी एक लॉ को इनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिमांड कहीं ना कहीं जनता से ही उठी होगी, है ना। तो इसीलिए इसको मीट करना जरूरी है। लेकिन अगर वो 2/3 भी मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रहे, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं शो कर पा रहे, है ना, तो इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो माइनॉरिटी की है, मेजॉरिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, और माइनॉरिटी की डिमांड्स की मेजॉरिटी भुगत भोगी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहना था अंबेडकर साहब का। तो इसका मतलब यह है कि भीमराव अंबेडकर साहब भी इसमें राजी थे कि अगर आपको चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ला सकते हैं, बिल्कुल लाइए, 2/3 मेजॉरिटी दिखाइए, चेंज लाइए। अब जरा देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, है ना। देखिए, जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस में। आप राज्यसभा में करना चाहते हैं राज्यसभा में कीजिए, आप लोकसभा में करना चाहते हैं लोकसभा में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप बिल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है, पहले आप बिल को इंट्रोड्यूस कीजिए किसी भी हाउस में, अपर हाउस, लोअर हाउस, किसी में भी इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है, बिल या तो कोई मिनिस्टर कर सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। अब प्राइवेट मेंबर क्या है? प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन बैठे हैं आपकी पार्लियामेंट में, नहीं। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर, है ना, नॉन मिनिस्टर, ठीक है, नॉन मिनिस्टर है। तो कहने का मतलब है कि मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर कोई भी हो तो प्राइवेट मेंबर्स द्वारा भी ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और उसके बाद में जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी होगी, उसके बाद में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में। अगर लोकसभा में नहीं हुआ तो फिर वो बिल खत्म। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई किसी पे चर्चा हो रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है ना, किसी एक बिल पे चर्चा हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्लैश है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, और अब स्टेलमेट आ चुका है, डेडलॉक आ चुका है। तो डेडलॉक की स्थिति में क्या होता है कि जॉइंट सिटिंग की जाती है, जॉइंट सेशन कराया जाता है, ठीक है, जॉइंट सेशन कराया जाता है जब एकदम किसी भी बिल को लेकर डेडलॉक आ चुका है ना। लेकिन वो जॉइंट सेशन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लागू नहीं होगा। नो जॉइंट सेशन ऑफ द हाउसेस। कहने का मतलब है अगर कोई भी बिल मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसे नकार दिया, तो वो बिल खत्म, उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। बाद में फिर उसे इंट्रोड्यूस करके रिफॉर्म करके करा जा सकता है डिस्कस, लेकिन अभी के लिए वो खत्म हो चुका है।
है ना, तो उसके लिए जॉइंट सेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता, है ना, कोई सिंपल लॉ इंट्रोड्यूस करना होता, तो फिर आप जॉइंट सेशन ले सकते थे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बिल फेडरल नेचर को चेंज करने की कोशिश, जैसे जीएसटी बिल्स थे, जीएसटी लॉज थे, तो जीएसटी लॉज सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप को ड्रास्टिकली हैम्पर करते थे, तो इसीलिए वहां पे 50% मेजॉरिटी देखी गई, कहां पे, स्टेट लेजिस्लेचर की, यानी कि स्टेट द्वारा भी ये देखा गया कि सिंपल मेजॉरिटी वहां पे भी देखी, यानी कि इंडिया में 28 अगर स्टेट है तो 15 स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर्स को उसको पास करना होगा। ये किन के लिए? ये उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए जो कि फेडरल नेचर को ऑल्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो फिर प्रेसिडेंट को इसे अप्रूव करना होगा और प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा। और ये है 24th अमेंडमेंट। ऐसा हुआ है कि जो आगे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस में, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें इसे पास कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने डिस्क्रेशन पे एक्ट नहीं करेंगे, वो राय मशवरे पे ही एक्ट करेंगे। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। उसके बाद में बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। सो ये प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। कितनी कैटेगरी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पाए जा सकते हैं? देखिए, सिंपल मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए कोई भी नए स्टेट्स का फॉर्मेशन है, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन है, शेड्यूल 1 में चेंजेस होंगे। उसके बाद में अबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखिए, इंडिया में एट प्रेजेंट 7 राज्यों को छोड़ के हर राज्य में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वैसे ही पैरेलल सिस्टम है जो राज्यसभा एंड लोकसभा सिस्टम होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही विधानसभा लेवल पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है, उसे डिसॉल्व करना है, इसके बारे में इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी से आप ये चेंज ला सकते हैं। एट प्रेजेंट 7 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें दोनों है, बाकी रेस्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्यून जजेस। प्यून जजेस का मतलब ये हो गया कि प्यून जजेस वो हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा हैं, एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो एक चीफ जज होंगे जो कि उसको हेड करेंगे और बाकी उनके और भी फेलो जजेस रहेंगे। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होंगे तो उन्हीं प्यून जजेस के पैनल में से एक नाम इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। वो आगे जुडिशियरी में हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या रहता है, बट प्यून जजेस का मतलब ये है। और इनका भी सिलेक्शन कैसे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट में इंग्लिश यूज करनी है, गो विद सिंपल मेजॉरिटी, या फिर 5th और 6th शेड्यूल में चेंजेस लाने हैं तो फिर, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं कहता। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कॉल्स इट, ये जो कहानी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, है कि नहीं? इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी से काम हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की, तो देखिए यहां पे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स बदलने, तो जी हां, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3, यस और नो। चेंजेस जो लाने हैं, मैंने बताया था भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपको चेंज करना है ना। और वो सारे प्रोविजन जो पहली वाली कैटेगरी में नहीं थे और तीसरी वाली में नहीं होंगे, तीसरी वाली हम आगे चल के पढ़ेंगे, उनमें चेंजेस। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये स्पेशल मेजॉरिटी लगती है ना। मैक्सिमम बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से ही हो पाएगा, क्योंकि मेजरली तो यही होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा है, इसमें भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ। ये कौन है? जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं, ये सारे वो चेंजेस हैं। जैसे इलेक्शन का तरीका या किस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट,
यूनियन का स्टेट का पावर का रिलेशनशिप कहां तक है, कहां तक उसका स्टैंड है, जो प्रोविजंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ में डील करने वाले हैं, है कि नहीं। जैसे कि एनजेक था, तो एनजेक आया क्यों, एनजेक रिमूव क्यों हुआ, जुडिशरी में देखेंगे हम लोग। तो ये एनजेक को रिमूव कर दिया गया बाद में, जुडिशरी ने ही हटाया उसे, वो देखेंगे क्यों। बट उसके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर की हामी होनी चाहिए, 50%, मोर देन हाफ। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर चेंजेस, रेटिफिकेशंस करने हो, चेंजेस करने हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, राज्यसभा से रिलेटेड चेंजेस, 7th शेड्यूल, और अगर आर्टिकल 368 में भी चेंज करना है तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए। तो यही था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसके तरीके, इसकी कैटेगरी और इसकी जरूरत, ये सारी बातों के बारे में हमने जाना। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और ऐसा हमने अब ट्रेंड कर दिया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे आज करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं हुआ, कल होगा, और वो 2 बजे रिलीज हो जाता है लेक्चर, प्लीज उसको भी फॉलो करें। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दिल खोल के लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो शेयर कीजिए यार, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड वही हमारे लिए मोटिवेशन भी है। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।